अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 16 सितंबर 2025 है और मंगल का दिन है और मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से, अमेरिका के और यूरोप के डायनामिक्स के हवाले से बहुत सी मेरे सामने डेवलपमेंट्स हैं। और चूंकि गुज़श्ता 18 घंटे मेरा तमाम तर फोकस जो है पिछले वीलॉग में वो दोहा के इस्लामिक समिट के ऊपर रहा, तो पाकिस्तान में भी इसी टाइम पीरियड में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के थ्री टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब शेर पंजाब जो हैं वो एक बार फिर लंदन फरार हो गए हैं एट अ टाइम जबकि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की सेकंड रिटायरमेंट के दरमियान, जिसके बाद उनकी या तो नोटिफिकेशन होना है 2 साल या 5 साल का, या एक नए आर्मी चीफ ने आना है, उसमें अब महज 73 दिन जो हैं वो बाकी हैं। एक ऐसे स्टेज पे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गुम हो गए हैं अपेरेंटली 15 दिन के लिए, जैसा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत दिन पहले दावा किया था। मेरा ख्याल था कि शायद शहबाज गिल ज्यादा बड़ा बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन वही हुआ जिसका कि मतलब उनको खतरा था। इसी टाइम पीरियड में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस जो है वो क्रैक हो गया। ये क्या मामला है, लेकिन इमरान खान का जो मैसेज उनकी बहन और के जरिए हमें पहुंचा है अडयाला जेल की अदालत के बाहर से, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से है, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसके हवाले से है। और इमरान खान ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट और शानदार फैसला और मैसेज भेजा है जब उन्होंने कहा है कि पख्तूनख्वा मिली अवामी के पार्टी के फाउंडर, लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के जो लीडर हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को अफगानिस्तान ट्रैवल करना चाहिए डेलीगेशन के साथ और सूरत हाल को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे पता चलता है कि जेल में बैठा हुआ, अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान जो है वो अपनी सेहत के बारे में या अपने घर के बारे में या अपने घर वालों के बारे में कम कंसर्न है और पाकिस्तान और इस खित्ते के अंदर अमन के बारे में वो ज़्यादा सोचता है। बहरहाल पाकिस्तान आर्मी, इसी के साथ जिक्र करना ज़रूरी है कि इसी गुज़श्ता 24-18 घंटों में पाकिस्तान आर्मी हैज़ लॉस्ट मोर ऑफिसर्स एंड जवान इन कैच इन बलोचिस्तान। और ये किस कॉज में, ये भी इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि दीज ऑफिसर्स एंड जवान्स आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स फॉर द मदरलैंड, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की और सूरत हाल की। इसी टाइम पीरियड में एक खासी मज़ाहिया पिंक पैंथर किस्म की सूरत हाल है, जहाँ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो छुपते फिर रहे हैं और ईमान हाज़र जो हैं, एडवोकेट ईमान हाज़र जो हैं वो उनके पीछे पीछे हैं अपना केस लेकर, और डोगर साहब जो है वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले हमें एक राउंड अप, एक अपडेट कर लेना चाहिए, एक कंक्लूजन कर लेना चाहिए कि दोहा के अंदर जो इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक समिट था मुस्लिम ममालिक का, जिसके बारे में हमें बताया गया कि 50 से ज़्यादा सरबराहान मुमलिकत, जिसमें बादशाह, जिसमें प्रिंस, जिसमें प्रेसिडेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स, उसमें जर्नैल और पता नहीं कौन कौन वहाँ पे था, उसका क्या नतीजा निकला है। अगर एक जुमले में कहें कि खोदा पहाड़ ते निकला चूहा ओ भी मोया है, वो पंजाबी में कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा ओ भी मोया है, मरा हुआ चूहा उसके अंदर से निकला। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट है कि अरब्स जो है ना 0 + 0 स्टिल 0, बहुत से लोग पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान अनडिवाइडेड पाकिस्तान के लीडर अजीज़ शहीद सोहरावर्दी से मंसूब करते हैं कि उन्होंने कहा था कि अरब्स जो है वो 0 + 0 = 0, लेकिन असल में मैंने देखा है कि ये उनकी स्टेटमेंट नहीं है। ये 20वीं सदी के शुरू में एक बहुत मुमताज़ इजिप्शियन स्टेट्समैन थे लेफ्ट ऑफ द सेंटर के, जिनका नाम था जनाब साद ज़हलूल। 1929 से 30 में शायद उनकी वफात भी हुई है। ये उनकी स्टेटमेंट है, हम अरब्स जो हैं वो इनएक्टिव हैं, 0 + 0 = 0। अब दोहा में जो कुछ हुआ है समिट में, उसके बाद बड़ी डिटेल रिपोर्टिंग 2 जगहों पे मैंने देखी है। एक एसोसिएटेड प्रेस के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने, एक एडिटर ने उस पर लिखा है, दूसरा अल जज़ीरा जो खुद दोहा की पब्लिकेशन है, कतर की पब्लिकेशन है, और दोनों का कंक्लूजन यह है कि अल जज़ीरा ने भी कोई वर्ड छुपाए नहीं। उन्होंने लिखा कि कोई कंक्रीट प्रपोजल्स जो हैं वो सामने नहीं आए, और एसोसिएटेड प्रेस का जो एडिटर है उसका कहना यह है कि करना बहुत कुछ चाहते थे और उनमें से बहुत से मेंबर ऐसे थे, जैसे तुर्की था, वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाए, लेकिन कोई इत्तफाक इनका नहीं हो सका क्योंकि डिफरेंट लीडर्स जो हैं उनके डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ थे। अब हमें ये पता चलता है कि अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग से हमें पता चलता है कि ये फैसला इन्होंने किया है कि एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होगा GCC कंट्रीज़ का, लेकिन एक ऑलरेडी इस्लामिक मिलिट्री फोर्स जो है वो सऊदी अरब में एग्जिस्ट करती है, जिसमें अपेरेंटली जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो 2013 से मेरा ख्याल है वहाँ बैठे हुए हैं, और 2013 से, हाँ बिल्कुल 2013 के आखिर से 2014 से वहाँ पे बैठे हुए हैं, और कहते हैं कि $1 मिलियन अ मंथ उनकी तनख्वाह है। और जैसा कि मैंने पिछले आपको वीलॉग में बताया कि अब ये ज़ाहिर फोर्स तो एक्सिस्ट करती है, इसके पास अपना इक्विपमेंट है, सोर्सेज हैं,
है। और ये जो इसराइल के F-15 और F-35 तैयारे हैं, अगर बिलफर्ज ये मान ही लें कि ये सऊदी अरब की सरजमीन में दाखिल नहीं हुए, क्योंकि ज़्यादा लग यही रहा है कि इन्होंने अपने जो भी मिसाइल्स और एम्यूनेशन या वेपन सिस्टम है वो इन्होंने सऊदी अरब की स्पेस के अंदर से ही फायर किए। लेकिन अगर इन्होंने वहाँ से नहीं भी फायर किए और बहरा अहमर से, रेड सी के अंदर से फायर किए, तो भी वो क्या इस्लामिक फोर्स थी जो डिटेक्ट ना कर सकी, बिकॉज इसराइल से जो तैयारे निकले हैं और बहरा अहमर में उन्होंने ट्रैवल किया है और जद्दा के करीब आके उन्होंने अपना पेलोड जो है वो फायर किया है 1500 किलोमीटर दूर, तो फिर क्या कर रही थी ये इस्लामिक मिलिट्री फोर्स? तो इसका मतलब है कि ये एक फजूल नॉन स्टार्टर किस्म का आर्गुमेंट दिया गया है कि हमें एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म करना है। ये लिखा गया है, ये पब्लिश हुआ है कि एक्सपेक्टेड बहुत था कि ये डिप्लोमेटिक एक्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लेंगे। ये कहेंगे कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो 8 मुल्कों के हैं वो हम इसराइल से सस्पेंड करते हैं, हम अब्राहमिक अकॉर्ड के हवाले से जितनी बातचीत हो रही है उससे हम फ्रीज करते हैं, हम इसे कहते हैं किसी किस्म की जो ट्रेड, कल्चरल, एजुकेशनल, साइंटिफिक एक्सचेंजेस हैं उसको बंद करते हैं, हम अपनी एयर स्पेस जो है उसे इसराइल के लिए बंद करते हैं। और बड़ा आसान, मैंने आपको याद है कि मैंने अपने आपसे पिछले व्लॉग्स में कहा था कि ये बहुत आसानी से कह सकते थे कि इसराइल में और हम नेतन्याहू में फ़र्क करते हैं। इसमें पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की जो ओपिनियंस मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस की कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम इसराइल में और नेतन्याहू में फ़र्क करते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत ने जो हालात पैदा कर दिए हैं अंडर द सर्कम, ये जो उसका बिहेवियर है, एटीट्यूड जो है नेतन्याहू गवर्नमेंट का, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब तक नेतन्याहू की गवर्नमेंट बैठी हुई है इसराइल में, हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन, कोई अब्राहमिक अकॉर्ड की बात, कोई ट्रेड, कोई एक्सचेंज, किसी किस्म की चीज़ नहीं होगी। और इसके लिए कोई इनको जंग नहीं करनी थी। मतलब दुनिया में एक अजीब सा एक अलमिया है कि मुसलमानों के जहन में सिर्फ जंग, हथियार, तलवार और इस किस्म की चीज़ें आती हैं। यहाँ बेसिकली तौर पर कंक्रीट मैयर करने थे और इन मैयर्स के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, लेकिन ये लोग वो हिम्मत कर ही नहीं सके। अब इसमें इसकी जो सारी इनकी फोकी किस्म की कार्रवाई है, बिल्कुल 0+0 की, इससे उन शकूक को भी तक़वियत मिली है जो लोग ये समझते हैं कि दर हकीकत एक स्क्रिप्ट था जिसमें ये अरब ममालिक, शायद उसमें कतर भी शामिल हो क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता, एक स्क्रिप्ट था कि हमास को आपने टारगेट करना है और ये पूरा स्क्रिप्ट जो है उसको फैसिलिटेट किया गया है। बिकॉज ये इन अरब ममालिक को इसराइल और अमेरिका ने ये कन्विंस कर लिया है कि हमास को ख़त्म होने दें, सारे हमास की लीडरशिप को जब मार दिया जाएगा तभी अमन आएगा, ये उनको कन्विंस कर लिया गया। अच्छा, अगर इनको ऐसा कन्विंस कर लिया गया है तो ये एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल फेलियर है। बिकॉज जिसने ज़रा सी भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है मिडल ईस्ट की उसको पता है कि 2006 में जब हमास एम्पावर हुई इलेक्शन के नतीजे में, उससे पहले गाज़ा और वेस्ट बैंक में एक ही हुकूमत थी, पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन PA की, महमूद अब्बास उसके प्रेसिडेंट थे। वो क्यों सूरत हाल डेवलप हुई जिसमें गाज़ा में अलम बगावत बुलंद कर दिया हमास ने, और हमास इतनी पॉपुलर हो गई बिकॉज इसराइल मसलसल अपनी वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स को एक्सपैंड कर रहा था और हर दिन हर हफ्ते वेस्ट बैंक में इसराइली फ़ौज खुद भी कत्ले आम और मैसेकर करती थी। और उसके अलावा वो पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन PA, जिसके पास फ़ौज तो है ही नहीं है, उसकी पुलिस को भी वो अपनी एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ करते थे। ये वो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थे पॉलिटिकल जिसके अंदर हमास ने ग्रो किया। जब तक इसराइल की सेटलमेंट पॉलिसी जो है वो नहीं रुकेगी, कोई भी ये जो मैयर इस वक्त अरब स्टेट्स कर रहे हैं कि हमास को हम ख़त्म कर दें, तो कोई बहुत बेहतर हल निकल आएगा नहीं होगा। इनफैक्ट ये अपने लिए मज़ीद से मज़ीद प्रॉब्लम्स खड़े करते चले जाएंगे। लेकिन ये गुज़िश्ता तकरीबन 50-60 साल से यही चीज़ें करते चले आ रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकला है, सारी बेबसी का इनकी जो थी उसका नतीजा निकला कि नेतन्याहू इतने एम्बोल्डन हो गए हैं कि उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट ये है कि मैं दुनिया में जहाँ कहीं हमास के लोग हैं हम उनका ताक़ुब करेंगे, चेस करेंगे और उनको एलिमिनेट कर देंगे। और ये कोई हवा की बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अगर तुर्की ने उनको पनाह दी है तो आप इसको रूल आउट ना करें कि मोसाद जो है वो तुर्की में भी उनका ताक़ुब करे और उनको असैसिनेट करने की कोशिश करे। अब दूसरी तरफ जो अलमनाक सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, उन्होंने स्टेटमेंट दी है इसराइल से निकलने से पहले, और इसराइल से निकल के वो अब ट्यूसडे, मंगल का दिन जो इस वक्त शुरू हो चुका है, उसमें उन्होंने दोहा पहुंचना है। ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए ये कोई मैसेज उन्होंने करना है। लेकिन इसराइल से निकलते हुए उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है प्रेस के सामने। उन्होंने कहा है कि गाज़ा में जंगबंदी सिर्फ उस वक्त होगी जब हमास तमाम होस्टेजेस को रिलीज़ कर दे। अगर वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जंगबंदी नहीं हो सकेगी। ये बड़ी अजीब बात है बिकॉज बार बार ये चीज़ छपती है इसराइल के अखबारों में कि इसराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस का अपना एस्टिमेट ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉम्बिंग जो वो खुद करते रहे हैं, सिर्फ 48 में से 20 ही लोग जिंदा हैं।
20 होस्टेजेस के ऊपर जब वो कहते हैं कि अमन नहीं होगा जब तक 20 होस्टेज रिलीज नहीं होंगे, तो असल चीज़ को डेसिफर करें और इंटरप्रेट करें कि अमेरिका और इजराइल ये कह रहे हैं कि हमने गाजा से सारे लोगों को निकाल देना है, हमने ऐसे हालात पैदा करें। असल मसला अब यहाँ पे होस्टेजेस का नहीं है, प्राइमा फसाई ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि होस्टेजेस का मसला है। होस्टेजेस का मसला नहीं है, गाजा के लैंड जो है उसके मुस्तकबिल का मसला है और फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालने का इशू है। मुझे कम अज़ कम इस वक्त इसकी ये समझ आती है। अब इसके साथ आप ये देखिए कि लंदन के अंदर मेरे दिस सब्जेक्ट एंड टॉपिक इज़ डियर टू माय हार्ट बिकॉज मैं बहुत बड़ा मसला खड़ा होते देख रहा हूँ मुसलमानों के लिए यूरोप में, बरतानिया में। तो लंदन के अंदर जो प्रोटेस्ट हुई हैं टॉमी रॉबिन्सन की, उसकी बहुत सी वजूहात हैं और मैं इसके ऊपर किसी और व्लॉग में बहुत तफसील से डिस्कस करूंगा, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स के साथ भी मेरी कोशिश होगी कि इसको डिस्कस करूं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि कोई लॉबी है टॉमी रॉबिन्सन के पीछे। लोग समझते हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो टॉमी रॉबिन्सन को इस्तेमाल कर रही है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर की हुकूमत को डिफेंसिव पर डालने के लिए, बिकॉज यही जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है, प्रिडोमिनेटली तौर पर लेफ्ट और मुस्लिम्स जो है, यानी लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स और मुसलमान यूरोप में और बरतानिया में और अमेरिका में भी यही सूरत हाल है, इकट्ठे होकर निकलते हैं फ़लस्तीन के कॉज के लिए और गाजा के लिए। तो ज़ायनिस्ट लॉबी चाहती है कि उनको डीलेजिटिमाइज किया जाए और उसमें आपने देखा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों महीनों में जो ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल है उसे गैंग्स का इशू बहुत उछाला गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल इशू एक खासा तकलीफदेह किस्म का है और वो बड़ी उसमें जान वो वाकई ऐसा हुआ है किसी ज़माने में और वो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन उसको जिस तरह से पोलिटिकली बाज ट्विटर के ऊपर ग्रुप्स उछाल रहे हैं और जिस तरह से इलॉन मस्क उस पूरी चीज़ का हिस्सा है, उससे आपको समझ आती है कि वहाँ मसला ग्रूमिंग सेक्स वगैरह का नहीं है, वहाँ मसला एक लार्जर पॉलिटिक्स का है। इसी टाइम पीरियड में आप देखिए कि अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो है वो एक 2-2.5 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं जिसमें उन्होंने स्टीवन मिलर को बुलाया हुआ था जो एडवाइज़र है डोनाल्ड ट्रंप ही के, और वहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये जितने भी लिबरल और लेफ्ट के ग्रुप्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं उन हालात के लिए जिसके अंदर चार्ली कर्क का मर्डर हुआ है। कोई इसकी एविडेंस नहीं है जो पुलिस की अब तक मैंने रिपोर्ट पढ़ी और FBI के अखबारों में छप रही है कि चार्ली कर्क चूंकि होमोसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, गे एंड लेस्बियन एंड ट्रांसजेंडर के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात करते थे, और ये भी चीज़ मैंने देखी है कि टाइलर रॉबिन्सन जो है वो एक गालिबन होमोसेक्सुअल थे, गालिबन उसकी वजह यह है कि उनका जो रूममेट है जब उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एविडेंसेस दे रहा है, जो उनका रोमांटिकली इंक्लाइंड रूममेट था वो रूममेट जो है वो उसने अपने आप को मेल से फीमेल यानी वो आदमी से उसने अपने आप की अपनी लीगल आइडेंटिटी या अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को उसने एक लड़की में औरत में तब्दील किया था। तो ये उनका रूममेट था। तो ज़्यादा उसमें जो चीज़ें लग रही हैं वो ये कि टाइलर रॉबिन्सन जो है उसको गुस्सा ये था कि चार्ली रॉबिन्सन होमोसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर के खिलाफ वायलेंस जो है उसको इनिशिएट करते हैं। अब आते हैं हम छलांग लगाते हैं वापस दोहा से और दुनिया से वापस आ जाते हैं बैक इनटू आवर ओन बैकयार्ड व्हिच इज़ पाकिस्तान के अंदर हम आते हैं वापस टू नवाज शरीफ, टू जनरल आसिम मुनीर, टू इमरान खान एक ही हल्ले के अंदर। और नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन फ़रार हो गए, पहली दफ़ा नहीं, वो हमेशा लंदन ही फ़रार होते हैं वो, और डॉक्टर शहबाज गिल पहले से इसके बारे में कह रहे थे। अब शहबाज गिल ने उसका हेडलाइन ये लगाई है कि एक्सटेंशन खटाई में पड़ गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई मामला शायद इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि टेंशन ज़रूर होंगी शरीफ फैमिली कैंप में और आसिम मुनीर के दरमियान में, और इशू यही होना है कि 2 साल की एक्सटेंशन होनी है, नोटिफिकेशन होना है, या 5 साल का होना है। शरीफ ख़ानदान जो है वो आसिम मुनीर के से जान इसलिए नहीं छुड़ा सकता कि इस स्टेज पे हालात ऐसे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के कि शरीफ ख़ानदान और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के लिए लाजुम व मंजूम हो चुके हैं, और शरीफ ख़ानदान के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी में। अच्छा, मतलब दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। अब और वो उसकी असल वजह यह भी है कि जो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान है उसमें उनको कोई स्पेस दोनों साइड्स को नहीं मिल सकी, और इमरान ही है जिसकी वजह से ये आपस में इनका एक इत्तेहाद जो है वो कायम है। अब तोशाखाने के केस में जो विटनेस है वो अपेरेंटली क्रैक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोर्सेज हैं वो बहुत मज़े ले लेके बताते हैं कि विटनेस ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा था वो मैंने अंडर प्रेशर कहा था, मेरी वो स्टेटमेंट नहीं थी। मुझे इस पूरी की पूरी सूरत हाल के बारे में मेरे जहन में बहुत से सवालात उठते हैं, बिकॉज जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं कैसे हो गया कि विटनेस ने अपने आप को इस तरह से रिकाउंट कर लिया, मेरे जहन में सवाल उठता है। और मैं चाहता था कि बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब की ज़ुबानी मैं सुन सकूँ कि क्या हुआ है, लेकिन उनकी जो मुख्तसर सी प्रेस टॉक है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया
उन्होंने ये कहा कि विटनेस जो थे वो मौसर नहीं थे, वो इफेक्टिव नहीं थे, वो साबित नहीं कर सके क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जब उनकी जांच की गई है। उन्होंने उसको इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जिस तरह से बहुत से पॉडकास्टर्स के भी ब्लॉगर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो हैं, उन्होंने जो प्रेस टॉक की इमरान खान के मैसेज के हवाले से, जब उनके साथ नौरीन भी थी, वहाँ बैरिस्टर सलमान सफ्दर भी थे, वहाँ बहुत अरसे के बाद उनके साथ अली अमीन गंडापुर को देखा गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्म की चेंज है, जिन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पेशावर में वो 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करेंगे और बहुत बड़ा जलसा करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो है वो अली अमीन गंडापुर ने दी हैं, और वो एक दफ़ा फिर बड़े नमूदार हुए हैं। अब ये जो प्रेस टॉक उन्होंने की है, उसमें प्रिंसिपल जोर जो है इमरान खान का वो ट्राइबल एरिया से मिलिट्री ऑपरेशन रोकने के हवाले से, वो चाहते हैं उसको रोका जाए। वो समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलर हुकूमत है उसे अनपॉपुलर बनाने के लिए ये मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस तरह से अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ यही सारी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार की गई थी। लेकिन अफगानिस्तान का उनको इतना खौफ है, इतना ख्याल है उनको अफगानिस्तान का, कि वो ये चाहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई, वो समझते हैं कि जो जिस तरह से अफगान भाइयों को पाकिस्तान से धक्के मार मार के निकाला गया है, इससे वो तमाम मेहनत जो गुज़श्ता कई बरसों में की गई थी ताल्लुकात को बेहतर करने की, वो सब ज़ाया होगी। वो चाहते हैं कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के फाउंडर जो लीडर हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, वो एक डेलीगेशन लेके अफगानिस्तान जाएँ और वहाँ सूरत हाल से अमन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड इन द सेंस कि ये शख्स अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ अपनी सेहत के बारे में कंसर्न नहीं है, अपने घर वालों के बारे में कंसर्न नहीं है, बहुत कम वो बात करता है अपनी बीवी बच्चों की। अब ठीक है, बीवी की वो ज़रूर बात करते हैं, लेकिन उसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का और एक पीस का जो विजन है उसका इमरान खान को कितना ज़्यादा ख्याल है, यहाँ से इस चीज़ का पता चलता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, जब आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में कैच के मुकाम पे एक कैप्टन साहब और 4 पाकिस्तान आर्मी के जवान जो हैं वो जहाँ बहक होते हैं, दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड। अब क्वेश्चन ये है कि ये बेचारे जवान जो हैं ये तो अपनी ज़िंदगी का नजराना दे रहे हैं अपने वतन की खातर, लेकिन क्या ये वाकई वतन की खातर दे रहे हैं? ये पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो इनकी कुर्बानियों को और इनके जान के नजरानों को अपनी सियासत जो है उसमें इस्तेमाल कर रही है। और कब तक ये चलता रहेगा? हर दफ़ा स्टेटमेंट दी जा रही है। ये जो अभी कैच की भी सारी खबर लगी है, तो साथ उसके कैच की खबर तो लगाई है एक पैराग्राफ की। कैच में क्या हुआ कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस फट गई। बाकी है कि बन्नू में लकी मरबत में हमने 35 मार दिए, उतने दिन हमने मार दिए। पिछले 3 दिनों में आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने खुद एडमिट किया, ISPR ने, कि हमने 19 ऑफिसर और जवान लूज किए। जब भी इनके कोई जवान और ऑफिसर लूज होते हैं, कहते हैं हमने 119 मार दिए, 35 मार दिए, 4 मार दिए, 40 मार दिए। कभी उनको कहते हैं फितना खवारिज, कहते हैं फितना अल हिंदुस्तान। इससे ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को ये बता रहे हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ टेररिस्ट हैं हमारे मुखालिफ में वो 500 हैं या 300 हैं या 400 हैं या 800 हैं, तो उसमें से हमने इतने मार दिए, अब इतने बाकी रह गए। ऐसा तो नहीं है, ये तो एक ऑन गोइंग पॉलिटिकल चैलेंज है और इसका इन मिलिट्री ऑपरेशंस में से कोई हल नहीं निकल रहा। लेकिन कोई खड़ा होकर ये सवाल नहीं पूछता कि सूरत हाल ने अल्टीमेटली जाना कहाँ को है। अब जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी जिसको मैं पिछले वीलॉग में नहीं कर सका डिस्कस, उसका ताल्लुक उस पब्लिकेशन से था, अमेरिका की जो पब्लिकेशन है रायन ग्रिम की, मुर्तज़ा हुसैन और वकास अहमद ने जो स्टोरी निकाली थी ड्रॉप साइट में, जो मैंने आपको दिखाई थी पिछले वीलॉग में, फिर दिखाता हूँ आपको, जिसमें उन्होंने कैसे बताया कि उनके हाथ में जो कॉमनवेल्थ इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट थी पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, वो उनको किसी ने लीक कर दी। लगता है पाकिस्तान से ही लीक की गई है, वहाँ से लीक नहीं हुई, बरतानिया से। और वो रिपोर्ट जो है उन्होंने पब्लिश कर दी। जब उन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिश की, उन्होंने बताया कि कैसे कॉमनवेल्थ और जो भी ऑब्जर्वर ग्रुप होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का था, ये अमूमी तौर पे अपनी रिपोर्ट को चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर पब्लिश करते हैं। और 70 बरस के टाइम पीरियड में ये पहली दफ़ा हुआ है कि कॉमनवेल्थ इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट गुम हो गई और वो सामने नहीं आई और वो पब्लिश नहीं हुई और वो अपोजिशन की जमातों से और मीडिया से शेयर नहीं की गई। जब उन्होंने उसे लीक कर दिया तो कॉमनवेल्थ के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जी हम तो ये रिपोर्ट पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शेयर कर चुके हैं और फुल रिपोर्ट को हम बहुत जल्दी इसी महीने यानी सितंबर में पब्लिश कर देंगे। और नो दैट इज अ स्कैंडल, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिमांड किया हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से, और अलीमा खान साहबा ने भी इसका जिक्र किया कि भाई आपने ये रिपोर्ट छुपा के रखी हुई है, आप इस रिपोर्ट को पब्लिश करें। ये रिपोर्ट ये क्लियरली कहती है कि इलेक्शन में पाकिस्तान बहुत से जो अर्ली रिजल्ट थे वो बाद में चेंज हो गए। अर्ली रिजल्ट्स में लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही है, लेकिन बाद में जो रिजल्ट्स आए तो उसमें कोई और लोग जीत गए और यूं जो जीतने वाले थे वो असेंबलियों में ना पहुंच सके और हारने वाले जो हैं वो असेंबलियों में पहुंच कर। इसमें और भी बहुत सी इसके अंदर डिटेल्स जो हैं
वो पाई जाती है। लेकिन मैं एक और चीज़ की तरफ जाना चाह रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ड्रॉप साइट की स्टोरी ये भी बताती है कि जहाँ कॉमनवेल्थ इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, वहाँ यूरोपियन यूनियन के जो एक्सपर्ट्स आए थे पाकिस्तान में, उनकी भी रिपोर्ट जो है वो कहीं पब्लिश नहीं हुई। फिर हमें ड्रॉप साइट की स्टोरी से ये पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन के जो शहरी हैं वो ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट लेके गए कि पाकिस्तान की इलेक्शन ऑब्जर्वर रिपोर्ट जो है वो कहाँ चली गई। और ओम्बड्समैन के सामने आके यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप का उनका जो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने कहा जी कि ये रिपोर्ट हम पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये रिपोर्ट अगर पब्लिश करेंगे तो इससे हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात यूरोपियन यूनियन के ख़राब हो जाएंगे। क्लियरली पता चलता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने लॉबिंग की है बहुत कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के साथ भी, और उन्होंने लॉबिंग की है यूरोपियन यूनियन के साथ भी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, बिकॉज ड्रॉप साइट ही की स्टोरी आपको याद करवाती है कि 2018 के जो इलेक्शन थे, 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन, उसके बाद कॉमनवेल्थ ने भी रिपोर्ट अपनी इशू की थी फौरी तौर पे, और यूरोपियन यूनियन ने बड़ी स्केथिंग किस्म की रिपोर्ट इमरान खान के इलेक्शन के हवाले से निकाली थी, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि ये इलेक्शन जो है ये गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ, ज़बरदस्ती इमरान खान को इलेक्शन जो है वो जिताया गया। मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, जो आप लोगों की पाकिस्तान की हिस्ट्री पे जिनकी नज़र है, कि 2013 का जो इलेक्शन था नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीबन 130 की सीटें पूरी की पूरी पंजाब से पूरी कर ली थी उन्होंने। जबकि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मुख्तलिफ लोकेशन से, 3 मुख्तलिफ सूबों से अपनी सीटें हासिल की। अंदाजन 38 या 40 सीट्स उनकी नेशनल असम्बली की KP से आई, सिर्फ 61 सीटें, 61 सीट्स उनके पास पंजाब से आई। नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को 148 पंजाब की सीटों में से 148 सीटें जो है, नहीं 148 सॉरी, टोटल 130 थी उस वक्त, मेरा ख्याल है कि 115 या 116 सीटें जो हैं वो नवाज शरीफ ने, 120 के करीब सीटें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को पंजाब से दे दी थी। हालांकि मैं इलेक्शन सेल का हिस्सा था, हमारा अंदाज़ा ये था कि मैक्सिमम उनको पंजाब से 80-85 सीटें मिल सकती थी। 2013 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जोर में थी, तो भी उनको पंजाब से सिर्फ 61 सीट्स मिली 2018 में, और कराची से गैर मतवक्को तौर पे उनको 15 सीटें मिल गई। लेकिन इमरान खान के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पब्लिकेशन हुई, लेकिन इस इलेक्शन में जिसके हालात के बारे में मजीद कुछ कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने अपनी इलेक्शन ऑब्जर्वर रिपोर्ट नहीं निकाली। इससे पता क्या चलता है? अब आप जाएं मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वहां एक पिंड ट्वीट आपको मिलेगा जिसको मैंने कई दफ़ा रीट्वीट किया है। वो पिंड ट्वीट मैंने किया था 10 जुलाई 2018 को। 25 जुलाई 2000 के जो इलेक्शन थे 2018 के, उससे 15 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि जिस तरह से एक इंटरनेशनल आर्गुमेंट डेवलप किया जा रहा है अगेंस्ट दी पाकिस्तानी इलेक्शन जो हो रहे हैं पाकिस्तान के, इससे ऐसा लगता है कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया जा रहा है, और उसकी लेजिटिमेसी के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आई, इल्ज़ाम यह है कि उसको फ़ौज लेके आई या नहीं लेके आई, लेकिन वो गवर्नमेंट अनएक्सेप्टेबल थी। इस वक्त फ़ौज की हुकूमत है, लेकिन मगरब के इदारों को ये चीज़ जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इससे अगर जो समझ सके वो ये समझ सकता है कि पाकिस्तान की तरह के जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर दर हकीकत पाकिस्तान के लोगों की और इदारों की हुकूमत नहीं है, एक्चुअली उन इंस्टीट्यूशंस की हुकूमत है जिन्हें मगरब की एजेंसीज और ताकतवर इदारे जो है उन्हें कंट्रोल करते हैं और उन्हें रन करते हैं। अब ये तो बड़ा एक सैड किस्म का नोट है। एक पॉजिटिव इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो फन किस्म की चीज़ है, कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है सरफराज डोगर साहब जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे इस वक्त उनको एक खौफ लगा हुआ है। उनके लिए एक भगवा बन चुकी हैं, एक घोस्ट बन चुकी हैं वकील एडवोकेट ईमान हाजिर मज़ारी साहबा। बिकॉज ईमान हाजिर मज़ारी ने गुज़श्ता 24 घंटों में एक उन्होंने हरेसमेंट की एप्लीकेशन डाली, और उन्होंने CCTV भी फुटेज भी मांगी है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद से। और मुझे पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार अभी तब उसने कहा नहीं है तो कह देगा कि CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे, फुटेज ज़ाया हो गई है, बिजली नहीं थी उस दिन, दरअसल ये हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, फुटेज कभी नहीं मिलने लगी जब वो मांग रही हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं था इस तरह से, और ईमान हाजिर मज़ारी साबित करने में है कि उन्होंने ये कहा था। लेकिन उन्होंने हरेसमेंट की चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एप्लीकेशन मूव की, एक हरेसमेंट कमेटी एग्जिस्ट करती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको हेड करती थी समन रफ़त साहिबा, और समन रफ़त साहिबा ने उसके अंदर एक कमेटी बनाई थी जिसको हेड तो खुद करती थी, लेकिन उसके साथ सरदार एजाज इसहाक साहब भी उस कमेटी में थे, और उसके अलावा क्या नाम है इनका, जस्टिस ताहिर अरबाब भी उस कमेटी में थे। लेकिन उस कमेटी को सुबह सुबह ही आज जिसे कहते हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब के अभी हालात हो चुके हैं कि उन्होंने उस कमेटी के में से समन रफ़त इम्तियाज़ को हटा दिया, और उसके जगह कोई जस्टिस मिन्हास हैं जिनको उन्होंने वहाँ लगा दिया।
अब ये जो खेल पाकिस्तान में खेला जा रहा है, जैसे आपको पिंक पैंथर की जो फिल्में याद नहीं आती तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन इसका अब इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का सारा सिस्टम जो है ना वो एक मजाक बन चुका है और सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। जब सिस्टम इतनी बुरी सूरत हाल में आता है फिर वो अचानक धड़ाम करके कोलैप्स कर जाता है। इसने होना यही है इसका यहाँ पे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।